हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और दोस्तों, मैं ईश्वर सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक। और तो आ जाइए सभी लोग, और जो भी लोग लाइव आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ाते हैं दोस्तों, सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरे बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर सिसोदिया, डिसेंट एकेडमी ब्यावरा, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से, है ना। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, एमपीपीएससी व्यापम। और एमपीपीएससी व्यापम के बच्चों को लगभग मैं 4 से 5 साल के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 4 से 5 साल तक जो है, 4 से 5 साल तक के जो मेरा जो अनुभव है दोस्तों, इसी 4 से 5 साल तक का अनुभव जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा फटाफट जल्दी से। तो क्रैक एमपीपीएससी व्यापम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने पर आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा। और जल्दी सभी लोग शेयर कर दो इसको थोड़ा सा, फिर अपन चालू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर हमें क्या फ़ायदा है, तो आप सभी को पता है। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान एक ही, पैसे लगते हैं कि नहीं है। तो डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती है दोस्तों, लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज़ेस एंड टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग अगर रेफरल प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस कोर्स लेने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा यार, है ना। अगर आप रेफरल कोड यूज़ नहीं करोगे तो फिर हम ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, है ना। तो आपको रेफरल कोड यूज़ करना है और उससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जब आप कोर्स लोगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा। और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी में जाकर यहाँ पर स्पेशल क्लास सर्च कर लेना। और स्पेशल क्लास सर्च करने के बाद सर्च बॉक्स में जाना, यहाँ पर नाम सर्च करना दोस्तों, यहाँ पर नाम सर्च कर लेना ईश्वर। ईश्वर नाम सर्च करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगा आपके सामने। प्रोफाइल जैसे खुलेगा, आप वहाँ पर प्रोफाइल पर मेरा नाम देख लोगे तो वहाँ आपके साइड में लिखा रहेगा फॉलो, और आप मुझे फॉलो भी वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप फॉलो करोगे तो फॉलो करने के बाद आपको ये होगा कि आपको डेली लाइव क्लासेस मेरा मिलना चालू हो जाएगा, यानी कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ईमेल के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया साहब ये लाइव आ चुके हैं, आप आ जाओ, ठीक है ना। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो वहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स ले लीजिएगा। एक प्लस कोर्स में आप सारी की सारी तैयारी आप कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6 महीने का यहाँ पर 5600 दिया हुआ है ना। 12 महीने का 7000, है ना। लेकिन ये फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ये हो गई है 8800 रुपये। लेकिन ये आपको डिस्काउंट के बाद इतनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपकी 12800 हो गई, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये अभी आपको कम पड़ जाएगी। जब आप रेफरल कोड यूज़ करोगे ना ईश्वर, तो आपको कम में पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, और भारत के इतिहास में हमने कल पढ़ा था लोधी वंश के बारे में, यानी कि लोधी वंश में आपको पढ़ा चुका हूँ। हमने इब्राहिम लोधी को पढ़ लिया, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध हुआ, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने दिल्ली सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ लिया, यानी कि कल ही हमारा सल्तनत काल समाप्त हो चुका था। और आज से हम दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, और जिसका नाम है उस समय के जो जब जैसे हमारे यहाँ पर उस समय का साम्राज्य समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, उसी दौरान हमारे यहाँ पर एक कई तरह के जो क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, तो कुछ स्वतंत्र से सामने उभर के आए, कुछ ऐसे क्षेत्र सामने उभर के आए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। वो क्षेत्र कौन कौन से थे, कुछ की स्थापना की गई थी और कुछ पहले के थे। तो उन क्षेत्रों, वो स्वतंत्र से सामने आए, उभर कर आए, तो उन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है कि उन क्षेत्रों की क्या विशेषताएं थी,
क्या वो क्षेत्र उस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं, कौन से शासक ने क्या काम करवाया है, उस क्षेत्र में क्या निर्माण हुआ है, वो सारी की सारी घटनाओं का आज हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आज का, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ये मान के चलिए दिल्ली सल्तनत काल से प्रश्न आएंगे तो यहाँ से भी प्रश्न उठ के आते हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, सभी का जो भी बच्चे जुड़े सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कहने का मतलब ये मेरा कि आप सभी लोग जल्दी से, अगर आपने नोट्स वगैरह बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिएगा। बहुत अच्छा है कि आपको हिस्ट्री का मिल रहा है पूरा का पूरा मटेरियल और कंटिन्यूटी के साथ मिल रहा है, तो आप नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। अगर आप नहीं बना रहे तो कोशिश कीजिए, अगर आपने बना रखा तो कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं बना रखा तो आप बना लीजिए। बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इससे, इतना तो मुझे यकीन है दोस्तों। आरपीएससी लेवल का दे रहा हूँ, एमपीपीएससी लेवल का दे रहा हूँ, तो इतना तो मुझे लगता है इससे बाहर जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट आज हमारा सेशन, आज का हमारा सेशन चालू करते हैं अपन लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ क्षेत्रीय राज्य की, अगर बात करें हम तो क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। क्षेत्रीय राज्य है ना, प्रमुख स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्य के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा इस कलर में। चलिए कलर चेंज करके लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या, क्षेत्रीय राज्य के बारे में। तो क्षेत्रीय राज्य के बारे में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उस समय के राज्य में कैसे थे, स्वतंत्र थे। तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य। तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य उस समय के थे। कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य थे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके हम सारे के सारे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका कश्मीर हुआ, कश्मीर था। कश्मीर के बाद आपका साथ ही साथ और भी क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे कि आपका जौनपुर था, कश्मीर हुआ, जौनपुर हुआ। तो कश्मीर हुआ, जौनपुर हुआ, साथ ही साथ आपका बंगाल भी हुआ, उस समय बंगाल भी था, बंगाल हुआ। साथ ही साथ गुजरात हुआ, है ना, गुजरात। और गुजरात में अहमदाबाद इसी में पढ़ लेंगे अपन, है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ तक क्लियर सभी का, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आपका अपना मालवा, मालवा के बाद आपका मेवाड़ क्षेत्र पूरा का पूरा बचा हुआ है, मेवाड़, है ना, मेवाड़ क्षेत्र। तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे थे उस समय के, स्वतंत्र थे, यानी कि इन पर राजा महाराजाओं का कब्जा हुआ करता था। बाकी इन पे कोई मुस्लिम सत्ता, मतलब या मुस्लिम सत्ता या फिर कोई और सत्ता नहीं थी। भारत के हिंदू शासक इस पे राज कर रहे थे। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे कहानी क्या है। अब हमें एक एक क्षेत्र को देखना है। भाई कश्मीर है तो कश्मीर के बारे में देखें, फिर जौनपुर के, फिर बंगाल की, फिर गुजरात की, फिर मालवा और फिर मेवाड़ के बारे में देखें। इस तरह से हमें सारे के सारे देखना है। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया, नहीं, एक एक के बारे में डिटेल से प्रश्न आता है और एक एक के बारे में हम जानकारी लेना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा कि ये अपने इनको पढ़ना है, अपन को ये सारे के सारे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करें स्टार्ट। तो सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कश्मीर को। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कश्मीर आएगा, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, कश्मीर को पढ़ेंगे। चलिए कश्मीर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कश्मीर राज्य की अगर बात करें तो यहां का एक शासक था, ध्यान दीजिएगा, जैन उल आबिदीनी, या आबिदीनी बोल सकते हैं इसको। तो कश्मीर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैन उल आबिदीनी। इस व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों, इस व्यक्ति ने कश्मीर के अंदर, पहले वहाँ पर कश्मीर के अंदर इतनी गौ हत्याएं होती थी, लोग गौ हत्या करते थे। साथ ही साथ वहाँ पर जजाकर, है ना, ये जजाकर भी कश्मीर के ऊपर ज़्यादा लागू था उस समय। तो ये सभी को आपको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो
1420 से लेकर 1470 तक की बात है। उस समय यहाँ पर जो है बहुत सारा जजिया कर लगाया जाता था, साथ ही साथ बहुत सारी जो हत्याएं होती थी, ये सारी की सारी घटनाएं। तो 1470 तक जो है ये घटना चल रही थी। उसी समय जैन उल आबिदीन ने क्या किया, यहाँ पर एक तो जजिया कर और साथ ही साथ यहाँ पर गोहत्या, इन दोनों पे लगा दी रोक। तो इन दोनों पे क्या करा दी इसने, रोक लगवा दी। ये सबसे बड़ा इसने अच्छा काम किया था। तो जैन उल आबिदीन ने कश्मीर के अंदर गोहत्या और जजिया कर पर रोक लगा दी। 1420 से लेकर 1470 की ये घटनाएं थी, इनके ऊपर रोक लगाना बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा काम किया इस व्यक्ति ने, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो इसने एक तरह से यूँ बोल सकते हैं हम कि इसने धार्मिक कार्य भी किया, पुण्य का काम भी किया इसने। अब ध्यान देना दोस्तों, इसी धार्मिक उदारता के कारण इस व्यक्ति को धार्मिक उदारता के कारण इस व्यक्ति को क्या कहा जाने लगा, धार्मिक उदारता के कारण इस व्यक्ति को दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। कश्मीर का अकबर। हाँ, इस व्यक्ति को कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा, ठीक है ना। ओके, तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, अगर ये प्रश्न भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको, जैन उल आबिदीनी को। क्योंकि जैन उल आबिदीन ने क्या किया था, एक धार्मिक उदारता का परिचय इसने दिया था। और धार्मिक उदारता का परिचय इसमें क्या किया इसने, एक तो जजिया कर को, जो बहुत समय पहले से नहीं 1420 से लागू था, और गोहत्या जो होती थी उस पर रोक लगवाई थी। तो उसी कारण जो है यहाँ पर क्या होता था, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाने लगा, जैन उल आबिदीनी को कहा जाने लगा। आई बात समझ में सभी को यहाँ तक, कोई समस्या किसी को? स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हाँ, सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते। इसी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो इसी जैन उल आबिदीनी के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसी व्यक्ति ने कुतुब उपनाम से, इसी व्यक्ति ने क्या किया, इसी ने कुतुब उपनाम से, उपनाम रखा है इसने कुतुब उपनाम से शाहनामा नहीं, शिकायतनामा किस नाम से किया है, इसी व्यक्ति ने कुतुब के उपनाम से शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। तो शिकायतनामा ग्रंथ की रचना भी किसने की थी, इसी जैन उल आबिदीनी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो जैन उल आबिदीनी ने एक शिकायतनामा की रचना की थी, जो ग्रंथ था इसका। और इसी जो ग्रंथ की रचना की, तो किस नाम से की उसको याद रखना, एक कुतुब के नाम से की थी इसने। इसी व्यक्ति का नाम कुतुब रखा उसने, ध्यान दो आप। इसके बाद दोस्तों इसी जैन उल आबिदीनी के बारे में और उल्लेख मिलता है कि इसी व्यक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसी व्यक्ति ने दोस्तों सबसे पहले इसी व्यक्ति ने कहा जाता कि महाभारत और राजतरंगिणी जो पुस्तक है, तो महाभारत और राजतरंगिणी, इन दोनों पुस्तकों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। राजतरंगिणी और इन दोनों का इसने क्या करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई बात समझे सभी को यहाँ तक। महाभारत और राजतरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद करवाया था, वो भी किसने करवाया था, जैन उल आबिदीनी ने करवाया था। कहानी क्लियर हुई सभी की? हुई क्यों नहीं हुई, बोलो फटाफट जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कश्मीर की क्या घटना रही आगे की, तो ध्यान देना।
फिर आगे चल के आगे का उल्लेख मिलता है कि 1586 में अकबर आया और अकबर ने क्या किया, इसको जो है बाद में दिल्ली में मिला लिया था। अकबर ने इसे दिल्ली में मिला लिया, किसको, कश्मीर को दिल्ली में मिलाया, है ना। तो ये 1586 में अकबर ने इसे दिल्ली में मिला लिया। ये थोड़ी की थोड़ी घटना आपको याद रखना है। देखिए कश्मीर के बारे में एक बार बताता हूँ। सबसे पहले कश्मीर में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जैन उल आबिदीनी। इसने सर्वप्रथम वहाँ पर जजिया कर लग रहा था तो उसको हटाया, गो हत्या पर रोक लगाई, धार्मिक काम किया इस व्यक्ति ने। तो इसकी धार्मिक यानी उदारता को देखते हुए इसी कारण इस व्यक्ति को कश्मीर का क्या कहा जाने लगा, अकबर कहा जाने लगा। फिर आगे चलते दोस्तों, इसी ने कुतुब नाम उपनाम से एक शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की और साथ ही साथ इसने महाभारत और राजतरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। इसी के पश्चात कश्मीर के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1586 में अकबर ने इस कश्मीर को दिल्ली में मिला लिया था। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर सभी का, याद हो जाएगा इतना, बोलो आप लोग, याद हो जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा अगला जो राज्य है, क्षेत्र है, उसका नाम है जौनपुर। ध्यान देना दोस्तों, अगला क्षेत्र हमारा कौन सा है, जौनपुर। ध्यान देना, जौनपुर के बारे में ध्यान से सुनना कहानी। आप सभी को पता है कि जौनपुर नगर की जो स्थापना करवाई थी वो करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। आप सभी को पता होगा, जोना खां के उपलक्ष्य में जौनपुर शहर बसवाया था इसने। तो इसकी स्थापना तो आप सभी को पता है कि स्थापना जो करवाई थी वो करवाई थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। तो जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद और भी और क्या उल्लेख मिलता है इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह कौन था, तो इसका चचेरा भाई था, ये चचेरा भाई, जरा याद रखना, चचेरा भाई। चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक की याद में इसने क्या करवाया था, है ना, सॉरी, अपने चचेरा भाई क्या बोलते हैं उसका, जोना खां की याद में इसने क्या करवाया था, है ना, चचेरा भाई जोना खां की याद में, जोना खां, चचेरा भाई जोना खां की याद में इसने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करवाई थी। ये आप सभी को पता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, उसकी स्मृति में बोल सकते हैं आप लोग, उसको स्मृति में याद करवाई थी। चलिए आगे बढ़े अपन, बोलिए। चलिए ओके, आगे बढ़े अपन। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। इब्राहिम शाह सरकी नाम का एक शासक था, इब्राहिम शाह सरकी। और इसी इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल के दौरान इब्राहिम शाह सरकी, ये शासक था उस समय का। इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल की बात है, 1440 के समथिंग की बात है। ध्यान देना दोस्तों, इसके समय जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। जौनपुर शिक्षा का केंद्र बन चुका था, ठीक है। इसके बाद और क्या कहानी मिलती है, तो ध्यान से सुनना। जौनपुर के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसी जौनपुर शहर को या जौनपुर सिटी को पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता था और कहा जाता, आज भी कहा जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, जौनपुर को पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता है। सिराज ए हिंद, भारत का सिराज, है ना, सिराज ए हिंद कहा जाता है। आई बात समझ में। तो सिराज ए हिंद की उपाधि किसे मिली है, जौनपुर शहर को मिली है। पूर्व का सिराज भी किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। क्लियर सभी कहा जाता है, कोई समस्या किसी को, बोलो। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना आगे और कहानी। जौनपुर सिटी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो जौनपुर के बारे में उल्लेख मिलता है कि दोस्तों यहाँ पर इसी इब्राहिम शाह सरकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर।
तो इब्राहिम 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 शाह सर्की ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम था अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण इसी व्यक्ति ने करवाया था। तो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? इब्राहिम शाह सर्की ने। आई बात समझ सभी को। तो जौनपुर शहर की स्थापना आपको फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, जोना खां की स्मृति में करवाई थी। इब्राहिम शाह सर्की यहाँ का प्रमुख आदमी था, शासक था। 1440 में जौनपुर शिक्षा का केंद्र बन चुका था और इसीलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। साथ ही साथ जौनपुर के बारे में उल्लेख मिलता है कि इब्राहिम शाह सर्की ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे हम क्या बोलते हैं? अटाला मस्जिद का नाम दिया था उसको। ठीक है, क्लियर सभी का? बोलो, आ रही समझ में बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसके बाद क्या उल्लेख मिलता? तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो कहा जाता कि हुसैन शाह नाम का एक शासक था, अंतिम शासक। हुसैन शाह यहाँ का अंतिम शासक था। तो हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था, जौनपुर का अंतिम शासक। ठीक है, तो हुसैन शाह जो था ये जौनपुर का अंतिम शासक था। इब्राहिम शाह सर्की ने यहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आ गई बात समझ में सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी ने, है ना? फिर बाद में तो आप सभी को पता है कि जौनपुर का क्या हाल हुआ था। जौनपुर को बाद में बहलोल लोधी ने क्या किया था? जौनपुर शहर को बाद में बहलोल लोधी ने दिल्ली में मिला लिया था, दिल्ली में मिलाया। ठीक है जी, क्लियर सभी का? तो जौनपुर शहर को बाद में बहलोल लोधी ने क्या किया? दिल्ली में मिला लिया था। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़े अपन। तो क्लियर सभी का? कोई समस्या यहाँ तक जौनपुर शहर के बारे में? कोई समस्या? देखिए, सबसे पहली बात, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। किसकी याद में? जोना खां की याद में। दूसरी बात, इब्राहिम शाह सर्की 1440 से लेकर जौनपुर शिक्षा का केंद्र था उस समय, और उसी समय इसी जौनपुर को कहा जाता है कि आप पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। साथ ही साथ इब्राहिम शाह सर्की नाम का जो व्यक्ति था, वहाँ का शासक था, उसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जौनपुर में हुसैन शाह जो था, उसने जौनपुर का वहाँ का अंतिम शासक माना जाता है, जौनपुर का हुसैन शाह को। इसके बाद जौनपुर शहर को बाद में बहलोल लोधी ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए आगे बढ़े अपन। बोलो, कोई समस्या यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा हमारा राज्य आएगा। अगला कौन सा राज्य अपना? तो अगला राज्य आएगा आपका दोस्तों बंगाल। अगला कौन सा आएगा? बंगाल। तो बंगाल के बारे में तो दो चार बातें हैं। बंगाल के बारे में दो चार बातें क्या मिलती है दोस्तों? चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर? बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है। नए बच्चे भी थोड़ा शेयर कर दो इसको यार, कम वाचिंग आ रही, क्या बात है? बहुत कम वाचिंग आ रही है। बाकी लोग क्या करें भाई? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ का एक सेना मतलब सैनिक था, या यूं मान के चलिए यहाँ का फिर बाद में उससे शासक भी बन गया था। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का जब दिल्ली पे शासन हुआ करता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मुबारक शाह ने शासन के दौरान मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये बात याद रखना, प्रश्न आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बंगाल को स्वतंत्र किसने किया था। तो ध्यान देना,
मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र कर दिया था। ध्यान देना ये बात, आप बहुत ही मोस्ट ही है ये बात ही मोस्ट है। तो ध्यान देना, मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक, आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर सभी की? हाँ, इसका पूरा नाम फखरुद्दीन बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, ये बात कब की है? तो ध्यान देना, ये बात है 1300 लगभग 38 की बात है। तो 1338 में बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है जी, क्लियर सभी का? आप तो चलिए ओके। इसी बंगाल में एक चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे। तो बंगाल के बारे में एक और बात मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु, ये प्रश्न आता है, एक बार प्रश्न आया था कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किसके समकालीन थे, एक प्रश्न आता है ना, कई बार पूछा भी गया। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे ये उस समय के चैतन्य महाप्रभु जो थे उस समय के अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था उसके समकालीन थे। महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है ना? तो चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, ये बात भी आपको याद रखना है। तो बंगाल के बारे में ज़्यादा याद नहीं करना, बंगाल के बारे में दो बातें याद करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1338 की बात है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन ये चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे बात समझे सभी को यहाँ तक? क्लियर सभी का? अब ध्यान देना दोस्तों, अगला अपना राज्य कौन सा आएगा? अगला राज्य आएगा दोस्तों आपका, वो आएगा आपका गुजरात। कौन सा राज्य आएगा अगला? तो अगला राज्य आएगा आपका गुजरात राज्य। ध्यान से पढ़िएगा इसको, गुजरात। अगला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बारे में ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या है गुजरात की उसके बारे में सुनना ध्यान से, ठीक है ना? ध्यान देना, गुजरात के बारे में उल्लेख मिलता है कि दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति था जफर खान नाम का। तो जफर खान नाम के व्यक्ति ने 1407 में गुजरात की स्थापना करवाई थी और साथ ही साथ उसने एक उपाधि भी वहाँ पर धारण की थी, मुजफ्फर शाह की। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान देना दोस्तों। तो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो गुजरात प्रांत की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना करवाई थी जाफर खान ने इसकी स्थापना करवाई थी। और इसी जाफर खान ने स्थापना करवाई थी गुजरात की। तो जाफर खान ने स्थापना कब करवाई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 1407 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। गुजरात जो है स्वतंत्र प्रांत बना गुजरात, ये भी आपको याद रखना है, स्वतंत्र प्रांत है ना बना गुजरात। और इसी वक्त इसी जाफर खान ने एक उपाधि धारण की थी, इसी समय धारण की थी अभी मुजफ्फर शाह की, मुजफ्फर शाह की उपाधि भी इसने धारण की थी जाफर खान ने। आई बात समझ में सभी को यहाँ तक? कोई समस्या? तो गुजरात की स्थापना किसने की थी? जाफर खान ने की थी, ये आपको याद रखना है 1407 ईस्वी में। इसके बाद गुजरात के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, और तो ध्यान से सुनना, गुजरात के बारे में उल्लेख मिलता है कि गुजरात जो प्रांत था इसमें एक शहर पड़ता है अहमदाबाद। कौन सा शहर पड़ता है यहाँ पर? अहमदाबाद। तो अहमद शाह नाम का एक शासक हुआ करता था। इसी अहमद शाह ने 1411 में एक नगर की स्थापना करवाई थी दोस्तों, अहमदाबाद शहर की स्थापना। तो अहमदाबाद शहर की स्थापना कराने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था अहमद शाह। और अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद नगर की स्थापना करवाई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? हाँ। और इसी अहमद शाह ने जब अहमदाबाद शहर को बसा दिया था तभी ऐसा उल्लेख मिलता है कि गुजरात में पहली बार जो कर लागू कराया था जजिया कर, वो जजिया कर लागू कराने वाला व्यक्ति भी अहमद शाह ही था। अहमद शाह, एक मिनट, ये अहमद शाह लिखना है इसको, है ना, अहमद शाह है ये।
अहमद शाह ने क्या किया, 1411 में अहमदाबाद नगर को बसाया। साथ ही साथ इसी गुजरात में पहली बार अहमद शाह ने जजिया कर लागू किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। जजिया कर क्या होता है दोस्तों, जो हिंदू के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है। मुस्लिम लोग हिंदू पर लगाते थे, ये मुस्लिमों पर लागू नहीं होता था। ये ओनली लंगड़े लूंगे जो लोग होते थे, लंगड़े हैंडीकैप्स, उनको छोड़कर और ब्राह्मणों को छोड़कर जजिया कर जो है पूरे इस पे लागू हो जाता था। लेकिन बाद कुछ लोगों ने तो जजिया कर ब्राह्मण के ऊपर भी लगा दिया था, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने जजिया कर पूरा ब्राह्मण के ऊपर भी लगा दिया था, है ना। लेकिन उसमें जजिया कर में ऐसा था कि हिंदू के ऊपर लगाया जाता था, उसमें भी ब्राह्मण और लंगड़े जो लोग होते, लंगड़े टूटे लोग होते, उनको छोड़कर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई हुई, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन, चलिए ओके। अब गुजरात प्रांत में बहुत सारे शासक हुए, बहुत सारे लोग हुए यहाँ पर, तो ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर गुजरात प्रांत का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था बेगड़ा करके, यहाँ का एक शासक था। तो गुजरात का प्रतापी शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद कौन था? महमूद बेगड़ा, ठीक है ना। तो महमूद बेगड़ा का जब शासनकाल चलता है वो दोस्तों ध्यान देना, महमूद बेगड़ा ने भी अच्छा खासा शासन किया था। 1400 लगभग 59 से लेकर 1511 तक इसका यहाँ पर शासनकाल चलता है गुजरात प्रांत के ऊपर। तो गुजरात प्रांत पर जो प्रतापी शासक हुआ करता था महमूद बेगड़ा था, काफ़ी प्रतापी शासक था ये भी, है ना। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर सभी का? ओके, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो गुजरात के बारे में आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े अपन, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देना दोस्तों, अगला हमारा जो प्रांत है उसका नाम है मालवा प्रांत। अगला कौन सा प्रांत है आपका? मालवा प्रांत। अब भाई मालवा प्रांत के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े अपन। अच्छा, मालवा की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे, मालवा की स्थापना किसने करवाई थी पहली बार? ये फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे नहीं आते तुम लोगों के ना, बताओ कमेंट करके फटाफट। ध्यान देना दोस्तों, मालवा की स्थापना के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1401 में मालवा की स्थापना जो करवाई थी वो करवाई थी दिलावर खान ने। किसने करवाई थी? 1401 में मालवा की स्थापना दिलावर खान ने करवाई थी, है ना। ध्यान देना, 1401 में मालवा की स्थापना दिलावर खान ने करवाई थी, ये बात आपको याद रखना है। और दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र प्रांत बनाया था, मालवा को स्वतंत्र प्रांत बनाया था, ये बात भी आपको याद रखना है दोस्तों। और मालवा के बारे में तो इतने उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि यहाँ पर मालवा को जो पहली बार जो मालवा पर विजय किया था वो किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रथम बार मालवा पे जो विजय किया था, प्रथम बार मालवा पर विजय बहादुर शाह ने किया था। कब किया था गुरुजी? तो ये किया था 1531 ईस्वी में, है ना। तो प्रथम बार मालवा पर अधिकार जो है, प्रथम बार मालवा पर विजय बहादुर शाह ने किया था 1531 में। क्लियर सभी की कहानी यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? बोलो। चलिए आगे बढ़े अपन। अब बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्रिटिश नूनो जो था, नूनो डी कुना, उसने इसको धोखे से मरवा दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है बहादुर शाह को, है ना। तो याद रखना ये बात, ठीक है ना।
चलिए, तो मालवा के बारे में इतना याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी? दिलावर खां ने करवाई थी। मालवा स्वतंत्र प्रांत बना और मालवा को पहली बार जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? बहादुर शाह था। ठीक है ना। चलिए, क्लियर सभी का? हाँ, उस समय खिलजी वंश भी मालवा से जुड़ा हुआ ही था, है ना। तो महमूद शाह जो था, महमूद शाह उस समय खिलजी वंश का मालवा में शासक था, ध्यान देना। महमूद शाह उस समय खिलजी वंश का शासक था। जब मालवा बना था ना, तब महमूद शाह का शासनकाल था खिलजी वंश का। और ध्यान देना दोस्तों, खिलजी वंश का शासन चल रहा था। उसी समय कहा जाता है कि उसने फिर मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध लड़ा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी महमूद शाह ने फिर इसी ने राणा कुंभा के साथ युद्ध लड़ा। फिर राणा कुंभा ने फिर आगे चल के चित्तौड़ में राणा हमीर देव आए। फिर राणा हमीर देव ने, अभी मेवाड़ में पढ़ेंगे अपन उसको, सिसोदिया वंश की स्थापना भी होगी, सब पढ़ेंगे अपन आगे। देखो, अब राणा कुंभा के साथ इसने यहाँ पर युद्ध भी किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी मोहम्मद शाह ने युद्ध किया था। ये थोड़ी सी बातें हैं जो मालवा के बारे में आपको याद करना है, ठीक है ना। तो पहली बात आपको यही याद रखना है कि मालवा की स्थापना किसने करवाई थी? तो मालवा की स्थापना करवाई थी दोस्तों किसने? दिलावर खां ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हमारा बच्चा आपका कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। लास्ट बच्चा आपका मेवाड़। दोस्तों, मेवाड़ के बारे में क्या उल्लेख मिलता है? तो मेवाड़ के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि मेवाड़ का जो शासक था उस समय, यहाँ पर मेवाड़ में कहते हैं कि राजा हमीर देव था। यहाँ पर राजा हमीर देव जो था, इसी राजा हमीर देव ने क्या किया? 1314 की बात है, ने 1314 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ पर आक्रमण करके क्या किया इसने? चित्तौड़ पर आक्रमण करके इसने चित्तौड़ को जीता। हमीर देव ने 1314 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ जीता। और चित्तौड़ जीतने के बाद दोस्तों इसी व्यक्ति ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद यहीं पर इसी हमीर देव ने ध्यान देना दोस्तों, इसी हमीर देव ने यहीं पर एक नींव डाली। कौन से वंश की? तो यहाँ पर नींव डालता है ये सिसोदिया वंश की। तो राजा हमीर देव ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी आपके कहाँ पर? चित्तौड़ में। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट भयंकर एमपी है सिसोदिया वंश, हाँ, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अपन। इसी सिसोदिया वंश में एक राणा कुंभा हुआ दोस्तों। सिसोदिया वंश में राणा कुंभा हुआ। इसी सिसोदिया वंश के राणा कुंभा ने इसी चित्तौड़ में एक यहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था। ध्यान देना, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक वो बनाया था स्तंभ चित्तौड़ में। ध्यान देना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ बनवाया था, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था चित्तौड़ में? वो करवाया था राणा कुंभा ने, ठीक है ना। आई बात समझ सभी को यहाँ तक? क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। फिर राणा जो सांगा आया, राणा सांगा ने भी, फिर आपको पता होगा तो इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था, है ना, पता होगा आपको। 1517, 1518 आपको पता है। इसी के बाद राणा सांगा आया और राणा सांगा ने भी क्या किया? इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया था। खातौली का युद्ध जो हुआ था, तो खातौली के युद्ध में 1517, 1518 में जो है इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त किया था। ये थोड़ी सी बातें हैं जो याद करने वाली बातें हैं, क्योंकि मेवाड़ पढ़ रहे थे, मेवाड़ का शासक था तो पढ़ना तो पड़ेगा अपन को डबल, है ना। तो ध्यान देना, राणा सांगा था। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में 1518 में इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। और इस तरह से मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। मेवाड़ साम्राज्य काफ़ी अच्छा शक्तिशाली साम्राज्य था और आज भी मेवाड़ इतना ही समृद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ क्षेत्र थे जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना थी। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी जो है नेक्स्ट क्लास में हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।
और लाइक वाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।